गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड शायद मेरे लेक्चर भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर ऐसी बात है बेटा तो लाइक करके बताएं, अगर कुछ कमी पेशी है तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ के साथ बेटा आप अगर लगता है कि आपको ये कंटेंट आपके रेलिवेंट है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लगभग हर रोज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यानी कंप्लीट कंटेंट देने का मैंने वादा करा है तो वो निभा रहा हूं। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास 11 क्लास 12 में या फिर आईआईटी जेई में हैं, जिनको नीड है बेटा मैथ्स के एक डिटेल चीजों के ऊपर, तो आप उनको शेयर भी करें। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया। आज चलते हैं, देखते हैं आज हमारे लेक्चर में क्या है। तो आज हम देखेंगे बेटा अपने डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम देखेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। आज हम देखेंगे बेटा सिंपल अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को दो तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। चलिए देखते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा कंसीडर सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन गिवन बाय। बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं? सिंपल है, जब आपके पास बेटा एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं तो उन्हें हम लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे बेटा ये हो गया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू बेटा c1, ये हुआ बेटा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और बच्चे तो ये हुआ बच्चे मेरे पास दो वेरिएबल एंड टू इक्वेशंस का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। दूसरी तरफ है बेटा मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस बेटा b2y प्लस c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to beta d3। तो that is called a three variable and three equation system of linear equation। तो बच्चे आपको पहली बात तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जहां पर हम एक से ज्यादा इक्वेशन की बात करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरी बात आती है यहां पर अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो बेटा एक्स वाई जेड का जो आंसर, हाँ मतलब पहले मैंने कंप्लीट कर लूं, विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई दीज थ्री इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन सेट। फॉर एग्जांपल बेटा मैं ये कह रहा हूं यहां पे एक्स की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो आंसर आया वो है अल्फा एंड बीटा। तो बेटा ये कंप्लीटली एक हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, यानी कि x एंड y को मिला के जो एक कंप्लीटली आंसर बनता है ना, आंसर का एक सेट बनता है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। अब ये बेटा अल्फा बीटा भी हो सकता है बेटा एक से ज्यादा भी हो। तो मैं ये कह सकता हूं हो सकता है एल एम हो, तो यानी कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन सेट है। सिमिलरली जब मैं तीन इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो यानी बेटा एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, ओह बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बड़ा। तो बच्चे अल्फा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे बेटा हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आया। हो सकता है इस तरीके से और सॉल्यूशन हो। तो हमारे पास जब भी यहाँ पे बात हो रही होगी एक सॉल्यूशन, आगे सेट की बात हो रही है। सेट का मतलब होता है एक्स वाई जेड की कंप्लीट वैल्यू आपकी सॉल्यूशन सेट कहलाती है। द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो ये है कि बच्चे लेट से सपोज करो x की वैल्यू 2 इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हैं, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं इसके लिए। ये x इज इक्वल टू 2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है। जब x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब यहां पर ये है कि x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर तो आ जाएगा, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। यहां पे एक ही मतलब एक x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं है, दैट मींस एक कंप्लीटली एक आंसर का सेट नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे एक सॉल्यूशन सेट की बात करेंगे, सॉल्यूशन सेट का मतलब x y z तीनों को मिला के एक सेट बनता है सॉल्यूशन का, हम हमेशा उसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ थ्री वेरिएबल जिसकी बात हो रही है सॉल्यूशन सेट, यानी कि पूरा का पूरा एक्स वाई जेड एक कंप्लीट सेट की बात हो रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां तक तो एक बेसिक बातें हुई, एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करा। सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड क्या कहलाता है? देखो ये है a1x b1y, ये है c1।
A2x B2y C2 and A3x B3y is equal to C3। now बेटा A1 हमारे पास दो वेरिएबल थे बेटा, तीन इक्वेशन लेनी नहीं चाहिए थी। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इन पूरी जो सेट वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। दैट मींस A1 B1 A2 B2, यहां पे बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा x एंड y एंड यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा C1 एंड C2। ठीक है, यहां पे बेटा ध्यान से देखो, A1 x से मल्टीप्लाई होगा प्लस होएगा B1 y से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेट करके C1 आएगा। यानी कि बच्चे किसी भी लीनियर इक्वेशन के सेट को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दो इक्वेशन होगी तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तीन इक्वेशन होगी तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब बच्चे इसे मैं इसका नाम देता हूं A, इसका नाम देता हूं x और इसका नाम देता हूं b। तो रिजल्ट आया मेरे पास AXB। अब बेटा AXB में मेरे को है ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की। तो मैंने कहा हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाय A इनवर्स। तो हमने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आया A इनवर्स A इंटू में x, ये आया बेटा A इनवर्स B। इसका मतलब है बच्चे ये दोनों आपस में कट के क्या बने, मेरे पास IX बने, ये बन गया बेटा A इनवर्स B। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, I से मल्टीप्लाई होने के बाद A इनवर्स B। तो दिस इज बेसिकली अ डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। एक तरीके से बताया जाए कि अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो A इनवर्स निकालो, A इनवर्स निकालो और B से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, A इनवर्स कैसे निकलता है? A इनवर्स हमने पढ़ा है बेटा, ये निकलता है एडजॉइंट A अपॉन में A डेट से। A डेट का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A क्या होता है? ये होता है बच्चे हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का, दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स बेसिकली। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली -1 I प्लस J ऑफ माइनर मैट्रिक्स। तो यानी कि माइनस साइन की रिप्लेसमेंट होती है माइनर मैट्रिक्स के अंदर। तो माइनस मैट्रिक्स आई, माइनस मैट्रिक्स अंदर माइनस साइन की रिप्लेसमेंट करी तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई, कोफैक्टर मैट्रिक्स आई तो मैं A इनवर्स पर गया। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात तो आपको पता भी होगी, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दी। 2 क्रॉस 2 के अंदर अच्छी बात हमारे पास ये रहती है कि हम मैंने डायरेक्टली आइडिया लगा देते हैं कि एडजॉइंट A क्या होगा, जिसके बारे में मैंने कई बार आपको डिस्कस भी करा है। बेटा ये दोनों अपने साइन पोजीशन रिप्लेस कर लेते हैं एंड जो ये दोनों हैं, मैं साइन कवर चेंज कर लूं बेटा, एंड ये दोनों अपने साइन रिप्लेस करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल अपना पोजीशन रिप्लेस करता है, दूसरा वाला डायगोनल जो है जो प्रिंसिपल नहीं है वो क्या करता है बच्चे, वो अपना साइन रिप्लेस करता है। चलिए कोई नहीं, हम आगे एग्जांपल से क्लियर करेंगे। बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो देखो बेटा हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 3, ओ पेन को पहले बात ग्रीन हटाया जाए। तो ये है बेटा मेरे पास 2 3 6 2। बच्चे मैंने इसको है ना एक इसमें बंद करा, यहाँ पर है बच्चे आपका x एंड y एंड यहाँ पर है बेटा 40 एंड 50। तो बच्चे यहाँ से आप ये देखो, हमने इसको बोला था मैं इसको A मानूंगा, मैं इसको x मानूंगा एंड इसको y मानूंगा। अगर आप 11th 12th में है बेटा तो ये प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप सीधा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स y। और अगर IIT जेई वाले एग्जाम में है, सब्जेक्टिव एग्जाम में है, तो भी मर्जी है बच्चे कि आप इसमें प्री दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा ये चीज लिखने में, ये तो बच्चा एज अ प्रूफ मैंने बताया था। और मैंने यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश करी कि प्री एंड पोस्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस भी होती है। बट ठीक है, यहाँ पे A इनवर्स A लिखा मैंने। A क्या है बेटा, हमने हमारे पास 2 3 6 2। तो हमारे पास A इनवर्स क्या आएगा बच्चे, A इनवर्स आएगा एडजॉइंट A अपॉन में मेरे पास A डेट आ जाएगा बच्चे। अब एडजॉइंट A अपॉन में A डेट आ जाएगा एंड तो A डेट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 6 3 जा 18। तो यानी कि 4 माइनस 18, बेटा मेरे पास क्या रिजल्ट आया, माइनस का 14। एडजॉइंट A क्या आ जाएगा, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, हमने कहा था बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन हाँ ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 पे ही अप्लाई होता है।
तो ये आया बेटा आपके पास 2 3 6 एंड 2। यहां से देखा जाए बच्चे तो मैंने अब ये तो मैट्रिक्स है, एडजॉइंट नहीं है बेटा। ये एडजॉइंट में अब लिखूंगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा बेटा आपका, वाओ, इन दोनों के बेटा मैंने बताया था प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसके हम पोजीशन रिप्लेस करते हैं, बट दोनों ही दो दो है। इधर वालों को हम साइन रिप्लेस करते हैं, -6 -3। तो आई थिंक मेरे पास ए इनवर्स आ गया। एंड ये वाई क्यों लिखा मैंने, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये बेटा बी बताया था मैंने तो वैसे, क्योंकि बेटा ऐसी बात नहीं है कि y लिख दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बट बेसिकली x एंड y यहाँ पे ना वेरिएबल को शो कर रहे हैं, तो मैंने वेरिएबल वाले पार्ट को ही x दिया है, a और b एक मैट्रिक्स को ही डिनोट करा है, तो बस और कोई रीजन नहीं है। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा बच्चे आपका एडजॉइंट a अपॉन में a डैट, यानी कि बच्चे 2 -3 -6 2 एंड अपॉन में बेटा मेरे पास -40। हाँ तो बेटा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स b, यानी कि बच्चे a इनवर्स है आपके पास 2 -3 -6 2। तो ये आपकी वैल्यू निकली a इनवर्स की, अपॉन में डेट है मेरे पास 14 जो कि है माइनस का, b मेरे पास है बेटा 40 एंड 50। तो 2 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, मेरे पास आ जाएगा 80 एंड 30 5 30 यानी कि 80, 53 जा -150 एंड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया बेटा 6 4 जा 24 यानी कि -240 प्लस में 100 अपॉन में बेटा मेरे पास है -14। तो -14 करा तो यहाँ पे रिजल्ट आया -70 एंड यहाँ पे रिजल्ट आया आपका -140 एंड नीचे है बेटा आपका -14। जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये आएगा 5, ये आएगा 10, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। बाहर जो चल रहा था वो चल रहा था x, यानी कि x एंड y। तो कंपैरिजन करेंगे बच्चे, x की वैल्यू आई 5 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। ये इस तरीके से बेटा कुछ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आई। अगली बात देखते हैं बेटा 3x3 का। 3x3 के लिए बच्चे हमने जो एग्जाम्पल लिया है बेटा वो मैंने लिख लिया है एग्जाम्पल, मैं शायद यहाँ पे स्लाइड में ऐड करना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं एग्जाम्पल लिख ही रहा हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा कि यहाँ पर भी काम तो वही होगा। हाँ सबसे पहले हम a लिखेंगे यानी कि 1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 एंड 3 2 माइनस का 4। तो रिजल्ट तो बेटा मेरे पास सेम आएगा आई थिंक, ठीक है। रिजल्ट सेम आने का मतलब है तरीका जो है लिखने का वो सेम आएगा। एंड इक्वल टू 6 2 -5। तो डेट मीन्स कि बेटा हमारे पास ये है आपका a, ये है x एंड ये है b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब बच्चे हमारे पास चाहिए a इनवर्स, तो a लिया मैंने कहा हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो a जो आया वो आया बेटा मेरे पास 1 1 1 1 -1 1 3 2 -4। अब बेटा इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेट है, तो मैं आपको बता दूं मैंने इसका ए डेट है ना यहाँ पे इस पेज में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, बिकॉज कि बेटा एक तो मेरे को लेक्चर लंबा नहीं करना इन कैलकुलेशन में, दूसरी बात है कि जब मैं ऑन द स्क्रीन होता हूँ तो दिमाग कई जगह पर काम कर रहा होता है कि आपको सही चीजें डिलीवर हो रही हैं नहीं हो रही, डेट्स वाई कैलकुलेशन मिस्टेक होना यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बता दूं कि मेरे पास जो निकला है वो निकला है बेटा आपका, ये निकला है बच्चे आपका 14। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट ए निकालना है, इसलिए मेरे को बेटा चाहिए होगा माइनर यानी कि M11 चाहिए होगा। M11 क्या आएगा बेटा, ये भी मैं ऑलरेडी लिख के बैठा हुआ हूँ। 2 -4 आपको याद होगा ऐसे करते हैं। M12 कैसे निकालते हैं, आमने सामने की दो रो हाइड कर देते हैं, तो M12 आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे आमने सामने 1 1 3 -4 1 1 3 -4। इस तरीके से साइड में माइनर निकलेंगे
तो मैं यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स लिख देता हूँ। माइनर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? माइनर मैट्रिक्स आती है बेटा मेरे पास 2 -7 5 6 -7 -1 -6 आएगी बेटा। ये आएगी 2, ये आएगा 0 एंड ये आएगा -2। तो माइनर से कोफैक्टर जानने के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें कुछ साइन को रिप्लेस करना होता है। मैंने आपको बताया था कि हम 4 साइन को फोकस करते हैं, इन चारों को, तो 0 पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोफैक्टर मेरे को मैट्रिक्स मिल गई आपकी 2 7 5 6 -7 1 2 0 -2। तो माइनर मैट्रिक्स मिल गई मुझे, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा? अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ए विच इज बेसिकली अ ट्रांसपोज। तो मेरे पास आया बच्चे यहाँ पे आपका 2, मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसपोज कर दिया बेटा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं होता, मैंने शायद नीचे उतारने में गलती करी है बेटा। तो 2 7 5 6 -7 1 2 0 -2। अब ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 6 2, ये हो जाएगा 7 -7 0, ये हो जाएगा बेटा 5 1 -2। अब बच्चे एडजॉइंट ए निकल गया, तो ए इनवर्स हमारा कैसे निकलेगा? ए इनवर्स निकलेगा, एडजॉइंट ए को लिया मैंने। अच्छा, तो ये है बेटा आपका 2 6 2 2 -7 0 5 1 -2। एडजॉइंट ए को लिया बेटा, अपॉन में मैंने यहाँ पे 14 से डिवाइड करा। अब बच्चे हमको चाहिए x विच इज बेसिकली इक्वल टू अ a इनवर्स b। दैट मीन्स बच्चे मेरे को 2 6 2 2 -7 0 5 1 -2, और यहाँ पे बेटा मैंने लिखा b है बेटा मेरे पास 6 2 -5, ये मेरे पास अपॉन में बच्चे मेरे पास है 14। जब मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई, तो मेरे को मल्टीप्लाई करके मिलेगा बच्चे, मेरे पास आंसर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूं, मुझे मिलेगा 14 28 42। यहाँ पे बच्चे अगर मैं इसको कहूं तो मैंने 14 से डिवाइड करा है, 14 से डिवाइड करके मुझे क्या मिला? 14 से डिवाइड करके मुझे मिला आंसर 1 2 3। तो इसको मैंने करा बंद। x बेटा किसके बराबर आ गया, और x का मतलब क्या है? x का मतलब है अंदर x y z। तो जब मैंने कंपेयर करा तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3 है। तो कुछ इस तरीके से हमने बेटा अपने इनवर्स मेथड को परफॉर्म करके अपने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जांपल लेना इसके लिए फायदा नहीं है, बहुत बस बेसिक कैलकुलेशन स्टेप्स है इसके अंदर। इस और क्या कहते हैं, टाइमिंग बचाने के लिए मैंने जल्दी कैलकुलेशन के लिए अपने पास ऑलरेडी पहले लिख के भी रखा हुआ था। अब बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन बाय क्रामर रूल। क्रामर रूल क्या कहता है? क्रामर रूल को बेसिकली बेटा अगर मैं कहूं तो आप है ना अपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में बता देता हूं, लीनियर इक्वेशन जो होती थी उसे सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते थे। पहला होता था बेटा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे हम x की वैल्यू लेते थे, y मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में डाल देते थे। दूसरा मेथड होता था एलिमिनेशन, जिसमें हम कोई भी x आपस में बराबर करते हैं या y बराबर करते हैं, फिर उसको नीचे रख के काट देते थे। तीसरा मेथड होता था बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में उसका नाम होता था ब्रज गुणनखंड विधि, जिसमें हम करते थे x अपॉन में, फिर y अपॉन में, फिर z अपॉन में। तो यानी कि जो थर्ड मेथड है बेसिकली ब्रज गुणनखंड विधि, वही हमारा क्रामर रूल की तरह ही पेश किया जाता है। हालांकि इसको बेटा ऑब्टेन करने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको लिए एक बहुत बेसिक तरीका लिखाऊंगा, जिसमें मैं ये कहता हूं, ये है मेरा a1x b1y इज इक्वल टू c1, ये है बच्चे a2x b2y इज इक्वल टू बच्चे c2। यहां पे मैंने खींची एक रेखा यानी कि लाइन। अच्छा, लाइन खींचने से पहले मैं ये आपको बता दूं, मैं ना एलिमिनेशन मेथड को यूज करके प्रूव कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे a2 से मल्टीप्लाई करवाया, या पहले y को बराबर कर लेते हैं x का आंसर निकालते हैं। तो पहले मैंने इसको b1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको b2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास a1 a1
इधर B2 से इधर 1 से A1 B2 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C1 एंड B2 एंड यहाँ पर आ गया बच्चे आपका A2 B1 x प्लस B2 B1 y इज इक्वल टू C2 एंड B1। तो यहाँ पे हमने करा माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये हुआ, ये आपस में कट गया, ये आया बेटा आपका A1 B2 x माइनस A2 B1 x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1। यहां से मैं अगर x कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बेटा A1 B2 माइनस A2 B1 एंड ये बना बेटा C1 B2 माइनस C2 B1। अब एक कोशिश करते हैं कि इसको है ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए, तो मैं लिख भी सकता हूं, ध्यान से देखना, A1 B2 A2 B1, इसके साथ में कौन चिपका हुआ है बेटा, x चिपका हुआ है एंड यहाँ पे बेटा बच्चे मैं लिख सकता हूं अगर इधर, तो ये है C1 B2 C2 B1। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। आप ध्यान से देखो, ये डिटरमिनेंट जब सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि आप जो है आपके पास ये x जो है, अब मैं इस वाले डिटरमिनेंट का नाम दे देता हूं d और इस वाले का नाम देता हूं dx, तो मेरे पास रिजल्ट आया x इनटू में बेटा d इज इक्वल टू dx। इसका मतलब है बच्चे आपको x निकालना है तो dx अपॉन में d करना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चे अभी मैंने क्या करा, b2 b1 करके y काटा है, आप जो है a1 और a2 करके x काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा बच्चे y इनटू में बेटा d इज इक्वल टू डी वाई। तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या हो गई, dy अपॉन में d। इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि हमें ना ये सिचुएशन मिलती है, ये हम सिर्फ निकालते हैं यानी कि नीचे ले जाके डिवाइड करते हैं, सिचुएशन जो आती है हमारे पास ऊपर वाली आती है। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्स वाई निकलता है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तो एक जेड भी आता होगा, जेड की वैल्यू होती होगी डी जेड अपॉन में डी। तो बेटा अगर मैं कहूं कि हमने dx वाले में क्या ऐसा स्पेशल है, ये आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में जो है, यहां पे पहले आप देखें तो a1 a2 एंड b1 b2 है, यानी कि बच्चे ये ओरिजिनल इन्हीं वेरिएबल से बनी है। जब ये इन्हीं वेरिएबल से बनी है तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया d, और यहां पे dx में c1 और c2 रिप्लेस कर देते हैं x की पोजीशन को। तो इसका मतलब है जो d है ना, हमेशा वो a1 a2 b1 b2 को आएगा, जिसमें ये बता रहा है x के वेरिएबल, ये बता रहा है y के वेरिएबल। तो dx जो है ना बच्चे आपका, dx जो आएगा वो आएगा बच्चे आपका, dx आएगा बच्चे, यानी कि अब यहाँ पे जो x के वेरिएबल है उसकी जगह ले लेगा c1 c2 एंड a2 b2 हमारे पास A1 A1, बेटा मैंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी, ठीक है। तो हमारे पास बच्चे आएगा आपका B1 एंड B2, ये रिजल्ट हमारे सामने आया। तो इसको बोला dx, बेसिकली x को यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। तो यहां से आप बात समझ गए होंगे, dy निकालने का मतलब क्या है कि इस बार बेटा आप जो है इसको रिप्लेस कर दो, यानी कि बच्चे हमारे पास C1 एंड C2 यहां पर आएगा। तो मेरे पास d dx dy तीन चीजें आ चुकी हैं। दैट मीन्स कि बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को एक आइडिया मिल गया कि d क्या होता है, x y z के वेरिएबल के थ्रू बनने वाला मैट्रिक्स, जिसको हम डिटरमिनेंट में निकालेंगे उसे d बोलते हैं। x के जगह पर हमने आप जो राइट हैंड साइड में फिगर्स होती है उनको रिप्लेस करना है, y के लिए y वाली लाइन पर हमने जो है अपने कांस्टेंट फिगर लाने हैं, z के लिए हमने अपने z वाली फिगर पे कांस्टेंट फिगर्स लाने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा x y z सॉल्व होता है। क्वेश्चंस मैं यही वाला लूंगा बच्चे आपके पास जो यहाँ पे लिया था 2x प्लस 3y, हाँ मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले मैं यहाँ पे d निकालूंगा, d निकलेगा मेरे पास 2 3 6 2 से। यहाँ पे बच्चे मैं इस dx को बोलूंगा, dx मेरे को मिलेगा बच्चे 40 53 2 से। एंड फाइनली मैं यहाँ पे निकालूंगा dz, dz कैसे निकलेगा बच्चे, मेरा dz निकलेगा बच्चे आपका 3 2 40
50 से। तो वी हैव अ 3 फिगर्स जो हमने वैसा सिंपल बात करी कि ग्रामर जो ये बोलता है कि आप सिंपल है एक्स वाई जेड निकालने के लिए आप डी डी एक्स डी ओ डी जेड नहीं है बेटा, ये डी वाई है। ध्यान बहुत जगह होने की वजह से बेटा ये गड़बड़ होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव, बच्चे सिंपल है। एक्स निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, एक्स निकालने के बोला हुआ है डी को मल्टीप्लाई करो डी एक्स से तो आपको निकल जाएगा, वाई निकालने के लिए डी को मल्टीप्लाई करो डी एक्स से तो ये भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि मेरी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अच्छा डी एक्स तो निकाला, कैलकुलेशन तो करी नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 माइनस में 6 18 माइनस का 14, डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास 40 दूनी 80 माइनस माइनस 70, और डी वाई क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास 5 या 150 माइनस में 80। टू सिक्स, ये 26 आएगा। तो हाँ 100 माइनस 240 यानी कि माइनस 140। तो dx क्या x क्या आ जाएगा बेटा माइनस 17 अपॉन में माइनस 40, y क्या आ जाएगा बेटा माइनस 140 अपॉन में बेटा मेरे पास आ जाएगा माइनस का 14, यानी कि बच्चे रिजल्ट आया 10, यहाँ पे रिजल्ट आया 5। तो ऑलरेडी बेटा हमने इनवर्स मेथड से भी करा, रिजल्ट हमारे को सेम ही मिलना था। अब 3 क्रॉस 3 की हम बात करें तो 3 क्रॉस 3 में हम उसी एग्जांपल को लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5। यानी बच्चे अब मेरे को dx सबसे पहले d निकालना है, तो d जो है मेरे पास क्या आएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 4, ये मेरा d आया। अब मेरे को अगला जो चाहिए वो है dx, dx क्या होगा बेसिकली यहाँ पे मेरे को 6 2 माइनस 5 लाना है, ये दोनों मेरे एज इट इज रहेंगे, ये हो जाएगा 114 dx। यहाँ पे आता आया बेटा dy, dy की वैल्यू आई बच्चे मेरे पास यहाँ पे बेटा आया 113, dy की वैल्यू आई 6 2 माइनस 5, एंड यहाँ पे लास्ट है बेटा 114 dx dy, एंड फाइनली मेरे को चाहिए अब dz, dz क्या होगा आई थिंक आपको ये बात क्लियर भी होगी 111 माइनस 132, एंड यहाँ पर आएगा 62 माइनस में 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो मैं ये कहूंगा कि जो x है ना dx अपॉन में d है, जो y है वो क्या है बेटा dy अपॉन d, एंड जो z होता है dz अपॉन में z होता है। बट मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन ऐसे नहीं होता, dx इंटू में d इज इक्वल टू dx होता है, ये उसका सॉल्विंग फिगर है। बट कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पर तो ये काम चल जाएगा। इस अच्छा मैंने की वैल्यू नहीं लिखी रेस्पेक्टिवली, तो मैं बता दूं मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। इसकी वैल्यू आई है बेटा 14, इसकी वैल्यू आई है 28, और इसकी वैल्यू आई है 42। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 14 अपॉन में 14, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास हमारे पास आ जाएगी 28 अपॉन 14, एंड z की वैल्यू आ जाएगी 42 अपॉन में 14। तो रिजल्ट मिल गया x का 1, y का मिल गया मेरे पास 2, y इज इक्वल टू 2, z का मिल गया, तो z का रिजल्ट आया 14 3 जा 42। तो x y z वी हैव अ आंसर, और यही आंसर उस टाइम पर भी आया था। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ग्रामर रूल इज मच इजियर देन द इनवर्स मेथड, बट अभी बातें खत्म नहीं हुई है। हमने सिर्फ एक तरीके से यही जाना कि 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन जो आए वो कैसे सॉल्व होती है। एक पेज बेटा ब्लैंक रखा था, मुझे लग रहा था इसकी कैलकुलेशन लंबी जाएगी, बट ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर रखा है इसलिए हमारे पास बच गया। कंसिस्ट एंड इनकंसिस्ट सॉल्यूशन, बेटा सबसे पहले आप ये बताओ कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं 2 वेरिएबल में बात कर रहा हूं, जहां पे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन होती है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन के पर मैं बात करूं तो मैं इनकी बात करता हूं सॉल्यूशन के ऊपर।
तो बेटा सॉल्यूशन बेटा अब इन इक्वेशन का यस और नो, यानी कि सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या बात हुई, चलिए समझते हैं। देखो, जब भी बात होती है बेटा आपके पास दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशन को, तो वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन का रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि बेटा जैसे एक स्ट्रेट लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट टू अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चे स्ट्रेट लाइन के अंदर बात करूं, यानी कि दो लाइन के हिसाब से पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती है, तो ये लाइन से लाइन के हिसाब से पॉसिबल सिचुएशंस जो हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है। तो लाइन के हिसाब से पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है कि यार दो लाइन्स है, ये मैंने कहा लाइन वन, दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू। यानी दूसरा हो सकता है बच्चे कि लाइन वन ये रही, लाइन टू ये रही। तीसरी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है कि मैंने ये रही मेरे पास लाइन वन एंड इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई मेरे पास लाइन टू, यानी कि लाइन वन लाइन टू एक दूसरे को ओवरलैप लग गए। इसका मतलब ये है कि यहां पे बेटा अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक ही सॉल्यूशन है या नहीं है, कि सिर्फ ये सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे वन सॉल्यूशन है, और वन है तो इसको हम यूनिक भी बोल देते हैं। जब L1 और L2 पैरेलल होते हैं, यानी कि हमारे आपस में बराबर वो होते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो ये लाइंस जो इस लाइक रेल की पटरियां जो आगे कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना, ये लाइंस इनफाइनेटली बेटा पैरेलल ही रहेंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ कि एक लाइन दूसरी लाइन पर है, यानी कि दोनों लाइन सेम ही है एक तरीके से बोलो, तो इसका मतलब है एक लाइन के जितने भी सॉल्यूशन है दूसरी लाइन के भी वही सॉल्यूशन है। और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो दूसरी लाइन का भी बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स हुए, यानी कि कॉमन पॉइंट्स कितने हुए, इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट है तो मैं इसको बोलता हूं ऐसी सिचुएशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं आ रही, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं करके नहीं दिखाई, अदरवाइज L1 और L2 एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। लाइक जैसे ये दिस इज योर L1 दिस इज योर L2, तो बेटा ये पूरी तरीके से इस पर गिर जाएगी, या ये बोले कि ये पूरी तरीके से इस पर गिर जाएगी, और जिस वजह से ये दोनों लाइन एक ही बन जाएंगी। तो लाइन के ऊपर की अगर मैं बात करूं तो पॉसिबल सिचुएशन है कि आंसर हो सकता है, तो क्या हो सकता है, या तो एक आए या फिर बहुत सारे आए। तो हमने यहां पे देखा कि दो वेरिएबल दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर है तो इसके अंदर दो केसेस है बेटा। क्या केसेस है कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन की ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन के नंबर के ऊपर। अगर एक सॉल्यूशन आता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिक, यानी कि बहुत मतलब सॉरी एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर बेटा नहीं है, मतलब नंबर्स के ऊपर बात करें, अगर बहुत सारे हैं, मैनी है, ठीक है ना, तो इसमें हम बोलेंगे ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन है तो हाँ बिल्कुल है, एक या तो एक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक होगा तो हम यूनिक बोलेंगे, इनफाइनाइट होगा तो हम बोलेंगे मैनी, मतलब होगा तो इनफाइनाइट बोलेंगे। और दोनों ही सिचुएशन में हम ये बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात ये वाली है बेटा कि यहां पे आइदर योर कंसिस्टेंट है, हमें से मतलब नहीं, सॉल्यूशन है ठीक है, अब ये एक हो इनफाइनाइट हो, इट इज इररेलेवेंट। इनकंसिस्ट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है तो मतलब कि मतलब यहां पे कौन सा केस है, पैरेलल लाइन। तो मैंने यहां पे बताया ये जो केस होता है इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस का केस यहां पे बताया। तो आई थिंक आपको एक विजुअलाइजेशन से भी क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम अपने कंसिस्ट और इनकंसिस्ट को हम डिवाइड करते हैं। कंसिस्ट का मतलब है सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है तो फर्क नहीं पड़ता चाहे वो एक हो या इनफाइनाइट हो। इनकंसिस्ट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। दो लाइंस के ऊपर जितनी पॉसिबल सिचुएशन थी मैंने आपको बना के दिखाती, तो ये जो है या तो कट सकती है या पैरेलल हो सकती है या एक के ऊपर एक हो सकती है। इसके अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लाइन के ऊपर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लाइन, बच्चे ध्यान से देखना। जब सपोज कर लो मैंने अभी एक इक्वेशन ली थी 2x प्लस 3y, मैं यहाँ पे देख ही लेता हूँ बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ठीक है।
एंड यहाँ पे दूसरा था 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। तो बच्चे अब मैंने जब इसका सॉल्यूशन निकाला था तो यहाँ पे निकला था कि x जो है 5 है, y जो है यहाँ पे 10 है। ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकला था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अब यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास L1 और मैं L1 का स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप निकालने के लिए बेटा अभी आप अगर इस चैप्टर को डिटरमिनेंट्स है, यानी कि अगर 11th में लाइंस को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को पढ़ा हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो ये होता है बेटा आपका माइनस क्या कहते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -2/3 एंड L2 जो है बेटा उसका स्लोप जो हो जाएगा बच्चे आपका ये हो जाएगा -6/2। तो बच्चे आपका क्या है, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो L1 जो है L1 एंड L2 आपका लाइन 1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 इज डज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, यानी कि बेटा -2/3 डज नॉट इक्वल टू -6/2। तो -2/3 एंड माइनस में बेटा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आया 6/2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये 3 6 से मल्टीप्लाई है। तो दिस इज अ फॉर्म जो हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म जो है जो हमारे पास A1 B1 A2 एंड B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बच्चे D डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका सॉल्यूशन है यूनिक है तो इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम ये कहते हैं जो D है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब बच्चे अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाएं तो दो लाइंस जब पैरेलल तब होती है जब दोनों का स्लोप सेम है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, बट ये दोनों नंबर अलग अलग होते हैं। यानी कि बच्चे ये जो नंबर आए हैं 2 3 2 3 बेसिकली स्लोप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। ये डिटरमिनेंट जो 0 के बराबर आया है इसको थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग लाइन की, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। तो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे ये लाइन एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 2 है। एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब एक लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरी लाइन आ जाएगी और दोनों लाइन जो है वो लग एक ही है, मतलब कहने का मतलब, या 2 से डिवाइड कर दे तो वो वही लाइन बन जाएगी। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आप देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 40/80, यानी कि बच्चे आपस में सब बराबर है। जब आपस में सब बराबर है तो हमारे सामने जो केसेस आएंगे ना, लेट्स से 2/4 माइनस में 3/6 इज इक्वल टू 0, दूसरा आएगा 3/6 माइनस में 40/80 इज इक्वल टू 0, तीसरा आएगा बेटा 40/80 माइनस का 2/4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास, ये D को ये रिप्रेजेंट कर रहा है dx को एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy को। तो D और dx dy ये सारे आपस में क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो d dx एंड dy ऑल आर इक्वल टू 0। लेकिन बच्चे जब मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे 2 अपॉन में, हाँ यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू 3/3 बट डज नॉट इक्वल टू 40/50। तो इसका मतलब ये है बेटा 2/2 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 0, 2/2 माइनस में 40/50 इज इक्वल टू 0 एंड 40/50 माइनस में 3/3 दिस डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही निकला। तो यानी कि बच्चे ये रिप्रेजेंट करता है मेरा D को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है dx को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन के केस में D तो 0 होगा बट dx या फिर dy डज नॉट इक्वल टू 0। तो अच्छा कंडीशन तो अच्छा कंडीशन मैं यही बता रहा था तो मैंने यहां पे लिख दी।
ठीक है बेटा। तो अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो चीज है अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा A1 अपॉन में बेटा, ये आपका बना A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 माइनस का, तो इसको आप देखो A1 B2 माइनस में A2 B1, तो बेसिकली ये dx ही बना है बेटा आपका। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन जो है डेवलप होता है, स्लोप के माध्यम से हम इस चीज को निकालते हैं या इस कंडीशंस को निकालते हैं, मार्क करते हैं। तो हमारे पास पहली सिचुएशन में क्या है कि आपस में कोई बराबर नहीं होता, स्लोप भी बराबर नहीं होता, तो बस हमें नेसेसरी कंडीशन यही होती है कि डी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। दूसरी कंडीशन होती है कि जो dx डी तो जीरो होगा, dx dy डी जो है कोई भी एक वैल्यूज आ जाए। तीसरी सिचुएशन में तीनों जीरो हो जाते हैं। तो डी का मतलब आप ऐसे भी से कह सकते हो, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्लोप 1 एंड स्लोप 2। ठीक है ना, स्लोप 1 एंड स्लोप 2 का डिफरेंस अगर जीरो हो जाता है इसका मतलब है लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। आगे की बेटा सी डिसाइड करेगा कि लाइंस जो है पैरेलल ही है या एक के ऊपर दूसरी है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा टिपिकल था कि बट मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना था। आगे चलते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल इक्वेशन। बच्चे जिस तरीके से दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से तीन वेरिएबल एंड तीन इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि जो जब अगर आपने 3D पढ़ रखा है या जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं वही कहूंगा कि बेटा अभी आप सिर्फ यहाँ पे नॉलेज ले लो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो ये चैप्टर यहाँ पे आके ये 3D के बाद पढ़ना चाहिए, वेक्टर एंड 3D। लेकिन आप सीबीएसई में हो, उसमें चैप्टर डिटरमिनेंट पहले दे रखा है, बिना प्लेन के कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऐसा नॉर्मली होता है कि बच्चों को नहीं पता होता प्लेन का, एंड सीबीएसई में प्लेन का कॉन्सेप्ट भी काट दिया गया है। तो अब काट दिया गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट यस जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर आईआईटी जेईई प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। बट ठीक है, जब भी आप प्लेन के कॉन्सेप्ट को पढ़े आपको ये समझ में आ जाएगा तीन वेरिएबल की इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, एंड प्लेन का कॉन्सेप्ट, प्लेन क्या है वगैरह, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपने ना क्लास 11th में ले लिया है। यहां से बेटा समझते हैं, तो तीन वेरिएबल की इक्वेशन के ऊपर यानी कि मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज है। या तो सॉल्यूशन हो सकता है यस, या फिर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन है तो बेटा अभी अभी पढ़ के आए हैं ये कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब बच्चे आगे क्या, आगे वही सॉल्यूशन कितने होंगे ये सारी चीजें देखने के लिए जिस तरीके से हमने लाइन की सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करा था, उसी तरीके से मैं प्लेन की सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहा हूं। प्लेन क्या होता है बेटा, एक तरीके से 3D फिगर होती है जिसमें हम कुछ इस तरीके से, जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है, आप अपनी दीवार को एक प्लेन बोल सकते हैं। आप अपने किसी भी रूम में बैठ के देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड की दीवार, राइट साइड की दीवार, जमीन या छत, ये सारे एक प्लेन का ही एग्जांपल है। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि 3D का कॉन्सेप्ट है ये। अब बात करते हैं, जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा, ये कह रहा है केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन यानी कि बच्चे तीनों प्लेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 है, और एक बहुत ही इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं जिसका नाम है P। ये सारी इक्वेशन जो है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे एक तो हो सकता है कि बेटा सारे प्लेन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया यूनिक, मतलब एक ही पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बेटा तीन प्लेन मिलके मेरे को ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स कॉमन है। सबसे पहला है कि सपोज कर लो यहां पे ये तीन प्लेन है, यानी कि प्लेन 1 इज इक्वल टू प्लेन 2 एंड प्लेन 3, ये तीनों प्लेन आपस में है। यानी कि प्लेन 1 जैसे एक पेपर को लिया,
पेपर के ऊपर मैंने दूसरा पेपर रखा, तीसरा पेपर रखा, बेसिकली है तीनों डिफरेंट पेपर बट एक दूसरे के ऊपर है, तो तीनों प्लेन तो सेम है। अब तीनों प्लेन सेम है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि बच्चे यहां पर ये पॉइंट हो, ये सारे प्लेन पर लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहां पे बेटा अब दूसरे केस की बात करूं तो प्लेन 1 और प्लेन 2 जो है ना वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दो प्लेन बराबर होते हैं, और प्लेन 3 है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। यानी कि बच्चे एक तरीके से एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, तीसरा प्लेन इसको ऐसे डायगोनली काट के जा रहा है, डायगोनली मतलब किसी भी तरीके से काट के जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक पूरी की पूरी लाइन जन्म लेती है, ये पूरी की पूरी लाइन है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक कॉमन पार्ट निकल के आता है बच्चे, तो इट इज कॉल्ड अ कॉमन पार्ट। ये पूरा का पूरा क्या निकल के आता है बच्चे, एक कॉमन पार्ट निकल के आता है। तो जब ये कॉमन पार्ट निकल के आता है तो बहुत छोटी फिगर बनाई है, प्लेन तो इनफाइनाइटली जा सकता है, तो इसका मतलब है कि लाइन भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, तो यानी कि एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन ही कॉमन आंसर है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, दैट्स बाय इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तीसरी सिचुएशन है कि दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, और जो यहाँ पे जब ये प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है ना, तो इस लाइका की बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट जो है मैं 3D में एक्सप्लेन करता, फिलहाल के लिए दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, जब दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो एक इंटरसेक्शन लाइन बनती है, एक इंटरसेक्शन लाइन बनती है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उस लाइन से एक और प्लेन को पास करवाते हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि दो, जैसे ये प्लेन 1 है, प्लेन 2 है, तो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है, तो अगेन एक लाइन ही कॉमन हो रही है, और लाइन का कॉन्सेप्ट जैसे यहां दिखाया था कि यहां पर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमने बेटा बात करी कि किस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा केस बात करते हैं, केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी एक्स बाई जेड की कंबाइंड वैल्यू नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही हो। पहला केस क्या है बेटा, ये प्लेन 1 प्लेन 2, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है, प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बेटा जब पैरेलल होंगे तो आपस में कोई भी पॉइंट मेरे को कॉमन नहीं मिलेगा। यहां पर क्या है बेटा कि एक प्लेन है क्यू, क्यू और यहां पे मैं बात कर लेता हूं आर, यहां पे दो प्लेन है, प्लेन क्यू भी है, प्लेन आर भी है, ये देख, और एक प्लेन है पी, तो दो प्लेन तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन तीसरा प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे एक्स वाई जेड जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी कि यहां पर भी आंसर जो होगा वो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन का केस है। तीसरा है बेटा कि तीनों प्लेन आपस में कट तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों कट रहे हो, दो दो करके कट रहे हो और एक ए शेप बना रहे होंगे लाइक दिस। तो यहां पे देखो ये है अगर प्लेन 1, ये प्लेन 2, तो प्लेन 1 प्लेन 2 ये है मेरे पास प्लेन 3, प्लेन 1 प्लेन 2 से भी कट रहा है, प्लेन 3 से भी कट रहा है, प्लेन 2 प्लेन 1 से भी कट रहा है, प्लेन 3 से भी कट रहा है, आपस में कोई भी नहीं कट रहे। जब आपस में कई नहीं कट रहे तो यहां पर भी मेरे को क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, खत्म काम। एंड तीसरा है बेटा, हमारे पास जब पिछले केस में हमने बात करी थी कि दो प्लेन्स, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तीसरा प्लेन इसमें डायगोनली काट के जा रहा है, इस बार ओवरलैप नहीं कर रहे, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा और एक डायगोनली काट के जा रहा है। तो यानी कि बच्चे जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये मेरे पास प्लेन 1 है, प्लेन 2 एंड इसकी बात करता हूं प्लेन 3, तो प्लेन 1 जो है एक बार आपको प्लेन 3 जो है प्लेन 1 को काट रहा है, एक बार प्लेन 3 प्लेन 2 को काट रहा है, तीनों पॉइंट तीनों जो है किसी भी कॉमन पॉइंट पे नहीं कट रहे, इसलिए हम यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि वहां पर मैंने जब सॉल्यूशन सेट बोला था, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे मैं इस केस में बात करूं, इस केस से बात करूं तो एक्स वाई की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, या वाई जेड की या फिर जेड एक्स की जो इनको सेटिस्फाई करें, लेकिन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स वाई जेड की कंबाइंड जो इनको सेटिस्फाई करे। और हमें हमेशा बोला था मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी, मैं इनमें से ऐसे किसी केस की नहीं बात कर रहा, मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, यानी कि सॉल्यूशन सेट की बात कर रहा हूं। और सेट बनता है एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज को मिलाकर, इंडिविजुअली एक्स वाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये चारों जो है मेरे वो नॉन सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं।
तो प्लेन के अंदर भी तीन ही केसेस है बनते हैं बेटा। प्लेन के अंदर भी यस, अगर कंसिस्टेंस है यानी कि सॉल्यूशन है, तो यानी कि बेटा वो यूनिक हो जाता है, या फिर बेटा यूनिक नहीं होके बच्चे ये बन जाता है इनफाइनाइट। नो है तो नो है, अगर यूनिक है तो भी ये कंसिस्ट कहलाएगा, इनफाइनाइट है तो भी ये कंसिस्ट कहलाएगा, नहीं है तो इनकंसिस्ट कहलाएगा। कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि एक प्लेन के अंदर ये कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था, बट मुझे लगता है ये लेक्चर, आज का लेक्चर इसको एक्सप्लेन करने का और नहीं है, इसको मैं अगले लेक्चर में और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बची हुई है। कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्लेन, जैसा हमने उसमें करा था, लाइन के केस में करा था कि यार d1 d2 जो है वो बराबर होने चाहिए या जीरो के बराबर होने चाहिए, इस तरीके से। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ कंडीशन है, बट यहां की कंडीशन उस वाली कंडीशन से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास, यानी कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फिलहाल के लिए आपको इस क्लास में रुकना पड़ेगा। आगे बात करते हैं बेटा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है अगर किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो हो तो दिस इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर एक बात बहुत अच्छी है, होमोजीनियस इक्वेशन जो है ना, इसमें बेटा राइट हैंड साइड जीरो है, तो यहां पे बेटा, यहां पे सॉल्यूशन की बात करें, यहां पे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो होगा, यस सॉल्यूशन है बेटा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि बेटा कोई वैल्यू इसका सॉल्यूशन ना हो। अगर राइट हैंड साइड में जीरो है तो जीरो 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 तो किसी भी हालत में इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो दो तरीके से है, यस, या तो बेटा इसका यूनिक हो सकता है, या फिर बेटा इसका यूनिक ना होके इनफाइनाइट हो सकता है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि यहां पे देखो और इसके आगे क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो इसका मतलब क्लियर है बेटा कि यहां पे सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक मिनिमम सॉल्यूशन जरूर है जिसका नाम है जीरो जीरो जीरो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने आपको बोला था हम कहते हैं x इंटू में d इज इक्वल टू डी एक्स, एंड मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहां पे ना dx बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। dx का मतलब है जीरो जीरो जीरो, यहां पे वैल्यू होगी -4 1 3 5 -2 z। अब क्योंकि ये जीरो जीरो है तो dx तो हमेशा आपका क्या आ गया, जीरो आएगा। सिमिलरली dy में पूरी बीच की रो क्या हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो। dz में पूरी साइड की रो जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब dx dy dz ये हमेशा x इंटू में d, y इंटू में d एंड z इंटू में d, मैंने ये बताया था कि ये किस dy एंड ये dz, कुछ इस तरीके से हम x y z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब आंसर तो हमेशा जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है बच्चे कि x इंटू में d इज इक्वल टू जीरो, y इंटू में d इज इक्वल टू जीरो, z इंटू में d इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे यहां पे अगर d, सपोज कर लो कि d के ऊपर डिपेंड हो गया, अब d जो है वो कह रहा है कि मैं नॉन जीरो हूं, यानी ने d की वैल्यू सपोज कर लो निकल के आ गई 5, तो बेटा बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि d की जगह पे मैंने 5 रखा। अगर d वैल्यू निकल के आती है कोई भी 5 10 15 अलावा, तो x किससे मल्टीप्लाई हो या x की क्या वैल्यू हो कि वो 5 से मल्टीप्लाई बनके जीरो हो जाए, तो ऐसे केस में x y z तीनों जीरो होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तीनों जीरो होते हैं। तो दिस इज अ केस कि यहां पर एक केस हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि d जीरो ही ना हो, ओ सॉरी डी जीरो हो, डी जीरो हो तो बेटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि x की जीरो से मल्टीप्लाई, y की जीरो से, z की जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो बन रही है, तो x y z क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसे केस में बेटा x y z तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी कि बच्चे अब मैं कह रहा हूं
यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो कंडीशन आपको समझ में आई। अगर डी जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0 0 0। और अगर डी जीरो है तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसका लॉजिक मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिया है। तो क्वेश्चन को थ्रू चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहां पे मेरे को बोला हुआ है कि सर, अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर एक बहुत अच्छी बात मैं बता दूं, हमें dx dy dz कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है यार, 0 0 डालूंगा आंसर 0 आएगा। देखना, 1 1 -1 1 -2 1 3 6 माइनस का 5। अब बेटा ये मेरे पास क्या है, डी है। अब डी की वैल्यू यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं, तो बच्चे आपके पास है ना, क्योंकि आपने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, तो आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर लो। कैलकुलेशन बड़ी करने से अच्छा अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाए। तो देखो, मैं कह सकता हूं कि यार सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है कि अगर इसमें ये ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बेटा R3 में मैं कह रहा हूं R3 प्लस R1। तो ऐसा करने से R3 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। और साथ के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि R2 में भी चेंज करो, R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास 0, ये हो जाएगा बेटा -3 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 1 1 3। आई होप बच्चे आप देख पा रहे हो, 1 को लेके चलेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि बच्चे डी की वैल्यू क्या आ गई, बेटा मैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही भूल गया, तो जगह नहीं छोड़ी है। तो अब क्या करा जाए, जगह तो मैंने छोड़ी नहीं। तो बच्चे हम्म तो मैं इसको बेटा रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करके थोड़ा सा रिवीजन में ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे मेरे को डी निकालना था बेसिकली। तो मैंने कहा डी यहाँ पे निकलेगा 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब डी आया यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, मैंने कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो कहाँ कहाँ से सिंप्लीफाई हो सकता है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इसमें से ये माइनस कर देते हैं, यानी कि R1 चेंज बाय R1 माइनस में, सॉरी, कॉलम 1 चेंज बाय कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2। तो डी मेरे पास आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4 -1 1 3 5 -2 1। अब और 0 लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास लेंदी ना हो। इसलिए बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 4 2 जा 8 8 इसमें ऐड होगा। अच्छा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3, ये इसमें ऐड होगा तो 0, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 7। बेटा 2 0 में ले आया, आई थिंक अब हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो बीच वाली रो को ही पकड़ते हैं इसको। तो 1 से, अच्छा साइन क्या लगते हैं आपको पता है, माइनस प्लस, तो इस पे प्लस लगेगा। तो 1 को आमने सामने को हाइड करते हैं, मेरे पास रिजल्ट आया बच्चे 7 3 -1 7। तो 7 7 जा 49 एंड +3 इज इक्वल टू 52। तो बेटा d किसके बराबर आया, d इज इक्वल टू 52 विच मीन डज नॉट इक्वल टू 0।
अब डी 0 के बराबर नहीं है। अच्छा मैं आपको दिखा दूं बेटा, अगर आप dx करोगे तो क्या होगा, dx करोगे बेटा यहाँ 0 आ जाएगा, dy करोगे तो बेटा बीच में 0 आ जाएगा, एंड dz करोगे तो बच्चे यहाँ पे तीसरी फिगर आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बेटा आपका ये रहेगा ही रहेगा, 5 माइनस 2 1, यहाँ पे जैसे 4 4 1 3, ठीक है ना, x के बाद जैसे ये -4 1 3, ठीक है, ये तीनों चीजें रहेंगी। अब आप यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, तो मेरे को dx को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों जीरो है, यहाँ पे भी dy तीनों जीरो है, dz तीनों जीरो है, तो जब तीनों ही जीरो है तो मैं क्यों सॉल्व करूं। तो डेट्स वाई इसको हटाते हैं बच्चे। अब करते हैं समझते हैं कि dx और dy dz ये चीजों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा ही आएगा। अब d 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, एंड यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 है। एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे पास d जो है ना वो 0 आ गया। अब d 0 है, d के साथ साथ बेटा यानी कि d इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। अब ये सारे क्या है बेटा 0 के बराबर है, इसका मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनमें से 0 एक एक सॉल्यूशन है, इसका आंसर 0 0 तो है, लेकिन 0 0 के अलावा बेटा और भी आंसर है, तो और कैसे निकाले, क्वेश्चन तो ये राइज होता है। तो एक काम करते हैं, मैन्युअली करते हैं, वन 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 करके देखते हैं। तो देखते हैं पहले क्या हो रहा है। जैसे सपोज कर लो मैंने x को 2 रखा, सपोज कर लो मैंने रखा 1 1 -2, तो ये तो 0 हो गया, बट 1 1 रखने पर 1 -2 -2 बेटा नीचे वाला और तीसरे वाला 0 नहीं हो रहा। तो मैन्युअली अगर आप समझ पा रहे हो तो हमें है ना थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ज्यादा ही आएंगी। हम कितने आंसर दे हमें नहीं पता, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव के अंदर भी नेगेटिव के अंदर भी, हो सकता है डिवाइड वाले नंबर इस पे काम कर रहे हो। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, बट क्या कौन कौन से पॉइंट्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये मैंने बता दिया अभी तक के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट मैं अब एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताओ कौन से हैं। तो इसको लिखा तो नहीं जा सकता, बट एक जर्नल फॉर्म में है ना प्रेजेंट जरूर किया जा सकता है। मैं नहीं लिख सकता सारे पॉइंट, लेकिन हाँ मैं एक तरीके से बता सकता हूं कि यार किसी फॉर्म में कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालोगे आपको सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये जो तरीका है मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूं। इस तरीके के लिए हम क्या करते हैं, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, हम मैंने क्या बोला, z की वैल्यू मैंने ले ली k, किसी भी z को मैंने कांस्टेंट बना दिया और कोई भी दो इक्वेशन पकड़ी, तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पकड़ी, कौन कौन सी, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इन दोनों में मैंने z इज इक्वल टू k रखा, तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू k, x माइनस 2y इज इक्वल टू k। तो चलते हैं बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू के। पहले देख ले क्या कि बेटा दोनों साइड एक जगह माइनस के आ रहा है, ये माइनस के है बेटा, तो ये माइनस के। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो वही हमारा डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है। हमने डी लिया 1 1 1 -2, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास -2 -1 -3, dx लिया तो यहाँ पर आ गया k माइनस के 1 -2, तो ये आ गया -2k, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस के, dx dy इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ये आ गया 1 -2 k माइनस के, तो ये आया माइनस के माइनस माइनस प्लस 2k। तो d की वैल्यू हो गई मेरे पास, x की वैल्यू हो गई -2k प्लस के अपॉन में -3, y की वैल्यू हो गई -k प्लस 2k अपॉन में -3। तो सॉल्यूशन करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो मैंने वही करा है जैसे हमने क्रामर रूल में सीखा था। y की वैल्यू हो गई 2k माइनस के अपॉन में 3। तो क्या ये जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना, तीसरी z की वैल्यू क्या दिखी है हमने k, क्या ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आई है
क्या ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 6y माइनस 5z। 3x प्लस 6y प्लस 6y माइनस में 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बना 3x की वैल्यू बनी बेटा मेरे पास k माइनस 2k अपॉन में बेटा 3 प्लस में 6 मेरे पास क्या बना 2k माइनस के अपॉन में 3 माइनस में 5k। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली, 3 से 3 मेरा कट गया, तो मेरे पास आया k माइनस 2k, यहाँ पे आया 4k माइनस में 2k एंड माइनस 5k। तो ये हुआ बेटा k एंड k 5k आपस में, k 4k 5k आपस में कट गया एंड कुछ गलती मेरे को y की तरफ से लग रही है। y का सॉल्यूशन है माइनस k प्लस 2k। तो वन इज इक्वल टू k, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस k। बेटा यहाँ पे ना -3 था, मैं इसको लेना भूल गया, तो माइनस का 3 लिया, तो यहाँ पे माइनस एंड रिजल्ट आया मेरे पास माइनस के प्लस 2k प्लस में -2 यानी कि -4k एंड माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 5k। तो गलती तो अभी भी है। 3x प्लस 6y माइनस 6z, 3x प्लस 6y, लेकिन मैंने एडजस्ट कर दिया था बेटा y को। ओहो क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तो एडजस्ट कर दिया था ना माइनस कॉमन लेके। k माइनस 2k माइनस k 3 से रखेंगे तो माइनस वाला नहीं बेटा वही सही था। तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। तो 3 से 3 कट गया, k माइनस 2k, ये भी प्लस का ही है, तो 4k माइनस 2k। तो यहाँ पे बेटा एक गलती हो रही है, 5k तो कट गया, ये दोनों आपस में कटने चाहिए थे। तो बच्चे मैं लेट मी चेक, मेरे को अभी गलती नहीं मिल रही, तो अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को पहले लेकर आऊंगा। बट मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आई k माइनस 2k, k माइनस 2k अपॉन में 3, y की वैल्यू आई 2k माइनस k अपॉन में 3 एंड z की वैल्यू आई k। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बच्चे, मैंने कहा होमोजेनियस सॉल्यूशन है, आंसर होगा तो या तो एक ही होगा जो कि 0 0 0, ये तो कंपलसरी है, या फिर इनफाइनाइट है, बता तो दिया, लेकिन अब निकालें कैसे? मैनुअल निकालना दिक्कत भरा था, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एक प्रोसेस के थ्रू गया। प्रोसेस में हमने k माना, दो इक्वेशन को सॉल्व करा, देखा कि तीसरे सॉल्यूशन सेट में सेटिस्फाई कर रही है, हाँ, तो इसका मतलब यानी कि x बाई जेड की ये वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, दो से तो निकली है, तीसरी को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये k की फॉर्म में है। अब आप ध्यान से देखो, k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, एनीथिंग रखो, आपको अपना है ना x बाई जेड का एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं k की वैल्यू आप 0 रख दो, तो 0 0 मिल गया आंसर। k की वैल्यू आप सपोज कर लो 2 रख दो, तो यहां से भी आंसर मिलेगा, 3 रखने से भी आंसर मिलेगा, 4 रखने से भी आंसर मिलेगा। इसका मतलब अब यहां से मैंने एक जर्नल फॉर्म में दे दिया है जहां पे आप इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बस बच्चे आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं बेटा आपको पूरी चैप्टर समझ में आया होगा, पूरा कंटेंट जो भी है टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन के डिस्कशन में थोड़ा सा आई थिंक मुझे भी पता नहीं चल रहा कि क्यों दिक्कत आ रही है, कुछ माइनस में प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ, बट यस डेफिनेटली मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके आऊंगा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में विद दिस क्वेश्चन डेफिनेटली।